जयंती, ये भी हो रहे हैं। मेरी 2 क्लास मिस हो गई थी। श्रमण भगवान महावीर स्वामी के पावन चरणों में कोटि वंदन। आचार्य भगवंत 1800 विजयराजे महारासा, उपाध्याय प्रवर सिद्धितेश मुनि महारासा एवं समस्त चारित्रात्माओं के पावन चरणों में कोटि वंदन, कोटि वंदन। श्रुत स्तुति करेंगे। जो जन श्रद्धा भाव से करे श्रुत का ज्ञान, ज्ञानावर्णीय कर्मटने प्राप्त करे सद्ज्ञान। तेरा ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। आत्मानंदी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। पिछली कक्षा में हमने लवण समुद्र के बारे में जाना था। लवण समुद्र में क्या क्या रचनाएं होती है और उसके बारे में, और 56 अंतर्द्वीप के बारे में जाना था। आज हम जानेंगे धातकी खंड के बारे में। जो धातकी खंड है वो कहाँ पर है? पहला जो द्वीप है जम्बू द्वीप आएगा, ये 1 लाख योजन का है। फिर आएगा लवण समुद्र, ये है 2 लाख योजन का। फिर आएगा धातकी खंड, ये है 4 लाख योजन का, यानी डबल होता जाएगा। ये 1 लाख योजन, लवण समुद्र 2 लाख योजन और धातकी खंड जो है 4 लाख योजन का एक धातकी खंड होगा। जो ये लवण समुद्र के आगे धातकी खंड आया हुआ है। और ये जो धातकी खंड है वलयाकार में है। ये भी है। जम्बू द्वीप जो है वृत्ताकार में है, बाकी लवण समुद्र वलयाकार में है। धातकी खंड भी वलयाकार में रहेगा। धातकी खंड के 2 विभाग हो गए हैं। क्यों हुए? यहाँ पर जो है इक्षुकार पर्वत आ गए हैं बीच में, इसलिए इसको 2 पूर्वी धातकी खंड और पश्चिमी धातकी खंड, ऐसे 2 विभाग हो गए हैं। और इसमें भी 2 मेरु पर्वत है। यहाँ पर भी जो 2-2 क्षेत्र होंगे। सभी क्षेत्र कितने कितने होंगे? 2-2 होंगे। जैसे जम्बू द्वीप में भरत क्षेत्र था, यहाँ पर 2 भरत क्षेत्र होंगे। हेमंत क्षेत्र था, वहां पर 2। यहाँ पर जो धातकी खंड में 2 हेमंत क्षेत्र होंगे। और यहाँ पर भी जो है पर्वत होगा। भरत क्षेत्र की सीमा पर चुलिमत पर्वत होगा, फिर हेमंत क्षेत्र आएगा, फिर महाहिमवंत पर्वत आएगा, फिर हरिवश क्षेत्र, फिर निषद पर्वत, फिर महाविदेश क्षेत्र। इसमें जो है मेरु पर्वत होगा। फिर नीलवंत पर्वत, रम्यकोश क्षेत्र, रुक्मी पर्वत, हिरण्यवश क्षेत्र, शिखरी पर्वत और ऐरावत क्षेत्र। ऐसे 7 क्षेत्र होंगे और 6 पर्वत होंगे। जैसे जम्बूद्वीप की रचना थी वैसे ही क्षेत्र पर्वत ऐसे आएंगे। और नदियां भी इसमें वैसी होंगी। यहाँ पर भरत क्षेत्र में गंगा सिंधु नदी होगी, हेमंत क्षेत्र में भी नदियां आएंगी। और सभी जगह जो जो नदियां वहां पे जम्बूद्वीप में थी वैसी रचना यहाँ पर होगी। रोहितांशा रोहिता, नारिकांता नारिकांता नरकांता, यहाँ पे सीता सीतोदा, रम्यकाश में वहां पे जो 2 नदियां थी वो यहाँ पर रहेगी। ऐसी वैसी की वैसी रचना सेम रहेगी। इसमें जो है ये नदियां दिख रही हैं। ये भरत क्षेत्र है, यहाँ पर गंगा और सिंधु नदी। ऐरावत क्षेत्र में रोहिता रोहितांशा नदी। फिर यहाँ पर हरिवश क्षेत्र, यहाँ पे भी 2 नदियां आएंगी, नारिकांता नरकांता। फिर सीता सीतोद आएगा। फिर यहाँ पर नरकांता नारिकांता यहाँ पर है। हरी सलीला हरिकांता यहाँ पर होगा। फिर यहाँ पे जो है रुप्य कुला और सुवर्ण कुला होगा। यहाँ पे जो है हिरण्य क्षेत्र में रुप्य कुला और सुवर्ण कुला होगा। फिर यहाँ पे जो है रक्ता और रक्तवती नदियां होंगी। जिस प्रकार जम्बूद्वीप में नदियां थी उसी प्रकार यहाँ पर भी नदियां होंगी। उसी प्रकार पर्वत होंगे, उसी प्रकार क्षेत्र होंगे। एक क्षेत्र के बाद वैसे ही पर्वत आएंगे और वैसी ही नदियां आएंगी। तो यहाँ पर सब 2-2 होंगे। धातकी खंड में 2-2 होंगे। एक यहाँ पे एक परत होगा और पश्चिम दिशा में भी एक एक परत होगा। यहाँ मैंने ड्राइंग नहीं की है, लेकिन सेम ऐसे जो है वैसे के वैसे यहाँ पर भी क्षेत्र और पर्वत आएंगे। तो सब 2-2 होंगे। और महाविद्य क्षेत्र में जो है मेरु पर्वत होगा, वो उसकी जो लंबाई है वो 85,000 योजन की रहेगी। ये कौन से पेज पे पढ़ा रहे हैं अभी आप? पीडीएफ 27 नंबर पेज नंबर 27 है। अच्छा, दी 28 है मेरे में तो। अच्छा, अपने
PDF में 28 होगा। हाँ ये पिक्चर जो डायग्राम है, ये डायग्राम ही बता रहे हैं अभी आप। हाँ डायग्राम 28 में है। जी इसमें कितने कर्म भूमि क्षेत्र रहेंगे और कितने दी अकर्म बुक में कौन से में है? दी बुक का कौन सा पेज है आपका? कौन सा अवलोक की शेयर करेगी बुक का? जी कौन सा पेज है उसका? इसका रहेगा 118 है। 118 है। हाँ 118 118। ठीक है 100। इसमें कर्म भूमि क्षेत्र कितने होंगे? वहां पे जम्बूद्वीप में कितने कर्म भूमि क्षेत्र थे? क्या क्वेश्चन है? बता सकते हैं कर्म भूमि क्षेत्र कितने थे जम्बूद्वीप में? 15 कर्म भूमि एक 15। भारत, एक एरावत और एक महाविद्य है। नहीं नहीं, जम्बूद्वीप जम्बूद्वीप में एक ही है। हाँ नहीं, एक कर्म भारत, एक भूमि एरावत, क्षेत्र एक महाविद्य है। तीन होंगे। कर्म भूमि हम्म क्षेत्र तीन होंगे, एक भरत, एक एरावत और एक महाविद्य क्षेत्र। ये तीन भूमि है जम्बूद्वीप में। यहाँ पर क्या होगा? दो दो वो 6 हो तो जाएंगे। डबल हो जाएंगे, दो भरत, दो ऐरावत और दो महाविद्य क्षेत्र, जिससे 6 कर्म भूमियां हो जाएंगी। और अकर्म भूमि कितने हैं वहां पर 6 जम्बूद्वीप वहां में? पे 6 6। 6 देवकुरु, हरिवास, रम्यकवास, हेमत और हिरण्यवत। यहाँ पे कितने होंगे? 12 12 होंगे। 12 हो इस जाएंगे। साइड 6 होंगे और इस साइड 6 होंगे, 6 तो 12 होंगे। और पर्वत कितने होंगे वहां पर? पर्वत कितने थे? वहां पे पर्वत सीधे 5 थे ना? 6 6 6 6 पर्वत। पर्वत थे, 6 पर्वत थे। तो यहाँ यहाँ पे पर 12 हो जाएंगे। 12 पर्वत हो जाएंगे। हम्म और इसमें विजय कितनी होंगी? इसमें पूर्वी महाविद्य, ये पूर्वी महाविद्य कहलाएगी, ये पश्चिमी 64 महाविद्य। विजय। हाँ तो 64 या 32 और 32 64 विजय होंगे। दात्विकन की 64 विजयों में वर्तमान में कितने विजयों में तीर्थंकर विराजमान है? 8 यानी विजय में। हम्म 8 में कौन कौन से 8 विजय में? यानी 8 विजय में अभी तीर्थंकर मौजूद हैं, तो 9 कौन से 8 25 रहेंगे? हाँ वही 9 25 8 25 9 24। हम्म यहाँ पे जो पूर्वी धातुकी खंड और पश्चिमी धातुकी खंड दो हो जाएंगे। तो पूर्वी धातुकी खंड में पूर्वी धातुकी खंड की कौन सी विजय में, यानी 8वीं विजय में और 25वीं विजय में कौन से होंगे? ये संख्या याद कर लीजिए, 8 25 9 और 24। फिर आपको सिमंदर स्वामी के नाम आते हो तो अगर याद हो तो आप फटाफट बोल सकते हैं। जम्बूद्वीप में पहले 4 हो जाएंगे। यहाँ पर 5 से शुरू करेंगे। 5वें श्रीमंदिर स्वामी होंगे, 5वें जो विहरमान होंगे वो यहाँ पर होंगे। 5वें श्री सुजात प्रभु जी होंगे। सुजात स्वामी हम्म, नमाचल ब्राचल सुजात प्रभु जी होंगे। फिर 25वीं विजय में छठे जो है श्री स्वयं प्रभ स्वामी जी होंगे। आप इनके नाम याद कर लीजिए तो इजीली लिख सकते हैं। 9वें विजय में ऋषभानंद, यानी 7वें, 5वें, 6ठे, 7वें श्री ऋषभानंद। ऋषभानंद स्वामी। ऋषभानंद स्वामी। फिर अनंत वीर्य स्वामी। अनंत विजय स्वामी जी। 8वें जो है श्री अनंत वीर्य स्वामी। फिर सूर्य प्रभु स्वामी जी। अब पश्चिमी, उसको जो पश्चिमी रात की खंड में लेंगे वापस। पश्चिमी रात में बाकी के 4 आ जाएंगे। पश्चिमी रात की खंड में वापस 8 25 9 24 ऐसे ही अपने को लिखना है, क्रम आ जाएगा आपको। तो 5 6 7 8 सिमंदर स्वामी के नाम अगर आते हो तो 5 6 7 8 एकदम आप फटाफट बोल सकते हैं। अभी मैं पूछूंगी कि जम्बूद्वीप की 25वीं विजय में कौन से विहरमान है? दूसरे नंबर के स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभु। दूसरे नंबर के आएंगे ना, श्रीमंत युगंधर स्वामी। नंबर में हाँ युगमंदर स्वामी जी। हाँ, युगमंदर स्वामी दूसरे नंबर के। 25वीं विजय में दूसरे नंबर के होंगे तो कौन से होंगे? युगमंदर स्वामी जी। तो तीसरे कहाँ पे होंगे? कौन सी विजय में होंगे तीसरे विहरमान? 90वीं में। चौथे? चौथे 24वीं में। हाँ वैसे ही अभी यहाँ पे वापस अपने को 8 25 9 24 लिख लेना है और 5 6 7 8 ऐसे नंबर आ जाएगा। तो आपको पूछ सकते हैं कि पश्चिमी धातुकी खंड के या पूर्वी धातुकी खंड के 9वीं विजय में कौन से है? तो श्री ऋषभानंद स्वामी जी। आपको ऐसे इजीली याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखने के लिए आप ये संख्या याद कर लीजिए। 8 25 9 24 लिख लेना है और 5 6 7 8 आपको छठा कौन सा आएगा, सातवां कौन सा आएगा। अगर ऋषभ आपको विहरमान के नाम पता हो
तो फटाफट बता सकते हैं कि कौन से विजय में कौन से विहरमान है। अब पश्चिमी दातकी खंड में, पश्चिमी दातकी खंड में संख्या कहाँ से शुरू होगी, कौन से नंबर के विहरमान होंगे, 90 नंबर से शुरू करेंगे। यहाँ पे 9, 10, 11, 12। तो 90 कौन है, श्री सूर्यप्रभ स्वामी जी। दसवां विशालधर स्वामी। श्री विशालधर स्वामी जी। वज्रधर स्वामी जी, सब विचंद्रानंद स्वामी जी, वज्रधर जी, विचंद्रानंद जी, एकानंद स्वामी। चंद्रानंद स्वामी जी। चंद्रानंद। सबको आते हैं 20 हाँ विहरमान। सर। जी। तो फिर तो अब तो आपको तो इजी हो गया काम, जिनको सबको आता है उनके लिए इजी हो गए। तो यहाँ पर कितने हुए, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। कहाँ पर, पश्चिमी दातकी खंड में। पश्चिमी दातकी खंड में कहाँ से शुरू करना है, 90 विहरमान से शुरू करना है। 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। तो 8वें विजय में 9वें विहरमान होंगे, 25वें विजय में 10वें होंगे, 9वें विजय में 11वें होंगे और 24वें विजय में 12वें विहरमान होंगे। इन 64 विजयों में सर्वाधिक कितने तीर्थंकर विराजमान हो सकते हैं, यानी सर्वाधिक 64 विराजमान हो सकते हैं। क्या ऐसा कभी हुआ है क्या? तो अजितनाथ जी के समय पे। हाँ हाँ हुआ है। कब हुआ है, जब अजितनाथ प्रभु भगवान के समय। अजितनाथ स्वामी जी यहाँ पर विचरण कर रहे थे। उस समय में अडाई द्वीपवर्ती में 160 ही विजय में तीर्थंकर विचरण कर रहे थे। यानी उस समय जम्मू द्वीप की 32 विजयों में, दातकी खंड की 64 विजयों में एवं अर्ध पुष्कर द्वीप की 64 विजयों में तीर्थंकर विराजमान थे। यानी जम्मू द्वीप में कितने विजय हैं, 32 विजय हैं। हाँ, तो यहाँ पे कितनी थी, 64, और पुष्कर द्वीप में भी 64 विजय होंगे। तो ये पूरे मिला के 160 तीर्थंकर होते हैं। और भरत क्षेत्र में भी थे और ऐरावत क्षेत्र में भी उस टाइम पे तीर्थंकर थे। तो 5 भरत में भी तीर्थंकर थे और 5 ऐरावत क्षेत्र में भी तीर्थंकर थे। तो 170 तीर्थंकर विराजमान थे। अब आगे आएगा कालोदधी समुद्र। दातकी खंड के बाहर क्या है, दातकी खंड हो गया, उसके बाहर क्या है, जैसे जम्मू द्वीप के बाहर लवण समुद्र था, अब दातकी खंड के बाद एक समुद्र आएगा। कौन सा समुद्र है वो, कालोदधी समुद्र। कालोदधी समुद्र जो वलयाकार है, यहाँ में वृत्त लिखा हुआ है, वृत्त और वलयाकार लिखा हुआ है। ये वृत्त का मुझे समझ में नहीं है, मैं ये वापस कंफर्म करूंगी आपको, वृत्त है कि नहीं है। वलयाकार तो है ही से। वलयाकार वलयाकार का क्या होता है, वलयाकार मतलब क्या कह रहे हैं, चूड़ी के जैसा आता, चूड़ी के जैसा ये। अच्छा जैसे जम्बू द्वीप तो ये थाली के आकार का है, थाली के आकार का है, ये पूरा राउंड है। ये हाँ थाली सर। के आकार वाला है, जैसे हाँ ये थाली है, थाली थाली के है आकार, क्या करते हैं, यानी बीच में भी पूरा भरा हुआ है यहाँ पे। बीच ठीक में है, भी भरा हुआ। हाँ हाँ। सर। लवण समुद्र में क्या होगा, ये बीच का पोर्शन नहीं आएगा लवण समुद्र में, ये चूड़ी के जैसा रहेगा, इसके बाहर रहेगा, चूड़ी के जैसा रहेगा। ठीक है, हाँ सर। के बाद जो और लास्ट तक स्वयंभू रमन तक सब आएंगे वो तो सब वलयाकारी होंगे, क्योंकि सब भी सेंटर में तो एक वलयाकारी, जम्मू द्वीप ही आ रहा है। हाँ सब भी बाकी सारे तो चूड़ी वलयाकारी। वजह से ही आएंगे, पीछे आएंगे हाँ, इसलिए। मुझे जैसा समझ में आया, मुझे इतना ही समझ में आया कि वृत्ताकार यानी थाली के जैसा आकार वाला और वलयाकार यानी हाँ चूड़ी के जैसा आकार वाला। जो हाँ, तो बाकी वो के सारे सभी चूड़ी के ही जैसे होंगे। हाँ जम्बू द्वीप के अलावा जो भी होंगे द्वीप समुद्र, वो सब भी वलयाकार में ही होंगे। यहाँ पर जो है प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, या फिर मैं और पूछ के आपको बताऊंगी। जो वृत्त और वलयाकार दिया हुआ है इसमें में नोट्स में, तो एक बार और वापस पूछ कर आपको कंफर्म करूंगी, लेकिन हो सकता है वलयाकार ही है। दातकी खंड द्वीप को ओर से घेर कर स्थित है। इस समुद्र में दातकी खंड संबंधी 12 सूर्य द्वीप, कल कोई पूछ रहे थे 12 द्वीप कहाँ पे है करके, तो ये है कालोदधी समुद्र में 12 सूर्य द्वीप है और 12 चंद्र द्वीप आए हुए हैं, जो दातकी खंड की जगती से पूर्व तथा पश्चिम दिशा में 12,000 योजन समुद्र में आगे जाने पर आते हैं। यह एकदम गंभीर प्रकृति के संत पुरुष को प्रकृति की जैसे शांत है, यानी ये संत जैसे शांत है। ये समुद्र में जैसे दगमाला होती है उस प्रकार से इसमें नहीं होती है, जवार भाटा आदि यहाँ पे नहीं होता है। कालोदधी समुद्र कितना चौड़ा है, तो 8 लाख योजन का वलयाकार चौड़ाई है। दातकी खंड कितना था, उसकी चौड़ाई कितनी थी दातकी खंड की, कोई बता सकते हैं?
जम्बूद्वीप की कितनी है? 4 लाख योजन में गाटकी खंड की चौड़ाई। दातकी खंड की 4 लाख योजन है। तो ये उसके आगे समुद्र आ रहा है, तो कालोदती समुद्र, ये कितना होगा? डबल होगा, 4 लाख से डबल होगा, तो ये कितने का है? 8 8 लाख योजन। लाख। इस समुद्र का पानी कैसा है? इस समुद्र के पानी का रंग काला है एवं स्वाद में सामान्य पानी जैसा स्वादिष्ट एवं पुष्टिकारक है। सुंदर मेघ से बरसने वाला पानी मधुर, शांत, प्रशांत है। इसमें पाताल कलश आदि नहीं है, जिसमें जवार भाटा एवं उदकमाला भी नहीं है। इस समुद्र में कितने योजन के मत्स्य हैं? तो उत्कृष्ट 700 योजन के मत्स्य इस समुद्र में है। आगे है पुष्कर द्वीप। कालोदती समुद्र के बाद आएगा पुष्कर द्वीप। ये द्वीप कितने योजन का होगा? अब दातकी खंड 4 लाख योजन का, कालोदती समुद्र 8 लाख योजन 8 लाख का। तो पुष्कर द्वीप कितने लाख का होगा? 16 लाख का। 16 लाख का। हाँ, तो कालोदती समुद्र के बाहर क्या है? कालोदती समुद्र के बाहर पुष्कर द्वीप है। इसमें अनेक पद्म वृक्ष और पद्मवन खंड है जो नित्य कुसुमित रहते हैं। पुष्करवर द्वीप का आकार कैसा है? ये भी वलयाकार का ही है। इसकी वलयाकार चौड़ाई कितनी है? 16 लाख योजन की वलयाकार चौड़ाई है। मानुषोत्तर पर्वत कहाँ है? यहाँ पे जो है मानुषोत्तर पर्वत पुष्करवर द्वीप के ठीक बीचों बीच गोलाकार अवस्थित है। इसमें क्या आ गया? मानुषोत्तर पर्वत आ गया। तो पुष्कर द्वीप के 2 भाग हो गए। आधे में गए। 2 भाग हो गए तो 8 लाख योजन के हो गए। ये जो पिक्चर है ये पुष्कर द्वीप का है, ये मानुषोत्तर पर्वत है। ये जो तो ये पुष्कर द्वीप के लिए, पुष्कर द्वीप जो है इसके 2 भाग हो गए। ये भाग हो गए और ये 8 लाख योजन के 2 भाग हो गए। यानी ये कितने का होगा? 8 लाख योजन का होगा। और ये जो मानुषोत्तर पर्वत है इसके आगे मनुष्य नहीं रहते हैं, तो इसके आगे मनुष्य नहीं रहते, ये आधा द्वीप हो गया। यानी पुष्कर द्वीप जो है इसमें आधे में ही मनुष्य रहते हैं, इसलिए अढ़ाई द्वीप कहते हैं। जम्मू द्वीप एक हो गया, फिर दातकी खंड एक द्वीप हो गया, फिर ये आधा द्वीप, इसीलिए इसको अढ़ाई द्वीप कहते हैं। मनुष्य क्षेत्र कितना है? अढ़ाई द्वीप क्षेत्र में ही मनुष्य रहते हैं। और इससे आगे मनुष्योत्तर पर्वत के आगे मनुष्य नहीं रहते हैं। इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर क्यों पड़ा? इस पर्वत के अंदर अंदर मनुष्य है, किंतु इसके बाहर मनुष्य नहीं रहते हैं। मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला होने से इस पर्वत का नाम मानुषोत्तर पर्वत है। यानी मनुष्य क्षेत्र को ये मर्यादा करता है, यानी जहाँ तक मनुष्य हो सकते हैं वहीं तक जो मर्यादित क्षेत्र है, ये पर्वत जहाँ तक है वहीं तक मनुष्य होता है, इसलिए इसको मानुष्योत्तर पर्वत कहते हैं। यानी मनुष्य क्षेत्र की मर्यादा करने वाला है, इसलिए इसको मानुषोत्तर पर्वत कहते हैं। इस पर्वत के पार कोई जा सकता है क्या? तो ज्ञानी फरमाते हैं कि लब्धिधारी साधु जो होते हैं, विद्याधर या देवता के सिवाय कोई इस विशाल पर्वत को पार नहीं कर सकता। यानी जो लब्धिधारी साधु होते हैं या विद्याधर या देवता के सिवाय इस विशाल पर्वत को कोई भी पार करके नहीं जा सकता है। पुष्कर द्वीप के कितने विभाग है? इसके 2 विभाग हो जाते हैं, आभ्यंतर पुष्कर द्वीप और बाह्य पुष्कर द्वीप। यानी मानुषोत्तर पर्वत के जो अंदर है वो आभ्यंतर होगा और मानुषोत्तर पर्वत के बाहर जो होगा वो बाह्य पुष्कर द्वीप होगा। पुष्कर द्वीप के 2 विभाग किससे हुए हैं? मानुषोत्तर पर्वत के बीच में आ जाने से इस द्वीप के बराबर 2 विभाग हो गए हैं। फिर दोनों विभाग कितने कितने चौड़े हैं? यानी दोनों विभाग जो है 8-8 लाख योजन के हो जाते हैं, क्योंकि दोनों के ठीक बीच में मानुषोत्तर पर्वत आया हुआ है। आभ्यंतर अर्ध पुष्कर द्वीप के कितने विभाग है? यहाँ पर जो आभ्यंतर पुष्कर द्वीप आया था उसके कितने विभाग होंगे? इसके भी दो विभाग होंगे। 2 विभाग कैसे होंगे? इक्षुकार पर्वत आ गया है बीच में, इक्षुकार पर्वत आने से इसके भी 2 विभाग हो जाते हैं। इसमें जो है यहाँ पर इक्षुकार पर्वत आया हुआ है और ऊपर भी यहाँ पर इक्षुकार पर्वत आया हुआ है। इसकी वजह से क्या हुआ? जैसे दातकी खंड में हुआ था वैसे ही यहाँ पे पुष्कर द्वीप में 2 विभाग हो गए, पूर्वी पुष्कर द्वीप और पश्चिमी पुष्कर द्वीप। अर्ध पुष्कर द्वीप में मुख्य क्षेत्र पर्वत कितने और कौन कौन से है? इसमें भी जैसे दातकी खंड में बताए थे वैसे इसमें भी 2 भरत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र, 2 हरिवंश, 2 महाविद्य क्षेत्र, 2 रमणीकवास क्षेत्र, 2 हैरिवंत क्षेत्र, 2 ऐरावत क्षेत्र। ये सब 2-2 क्षेत्र हो गए। और पर्वत भी कितने होंगे? 2-2 होंगे। चुलिमत पर्वत, महाहिमत पर्वत, 2 निषद पर्वत, 2 नीलमत पर्वत, रुक्मी पर्वत, शिखरी पर्वत। 2।
अर्ध पुष्कर द्वीप में कितने विहरमान तीर्थंकर विराजमान है? तो 8 विहरमान। यहाँ पर भी 8 ही होंगे, क्योंकि 8 और 8 16 होंगे। नहीं, क्षमा करो, 8 ही होंगे। 8 ही पूर्वी विमान। पुष्कर, हाँ, पूर्वी पुष्कर द्वीप की 8वीं विजय में, यहाँ पे भी जो है वैसे ही 8वीं, 25वीं, 9वीं और 24वीं विजय में अपने को लेना है। फिर यहाँ स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? 13, 14, 15, 16 से करेंगे। वहां पे 12 तक हो गया था, दातकी खंड में 12 तक विहरमान हो गए थे। 13वें विहरमान जो है 8वीं विजय में होंगे। पूर्वी पुष्करार द्वीप की 8वीं विजय में 13वें विहरमान श्री चंद्रबाहु स्वामी होंगे। पूर्वी पुष्कर द्वीप की 25वीं विजय में 14वें होंगे श्री भुजंग स्वामी जी। पूर्वी पुष्कर द्वीप की 9वीं विजय में 15वें श्री ईश्वर स्वामी जी होंगे। पूर्वी पुष्करार्ध द्वीप की नेम प्रभु जी। श्री नेम स्वामी होंगे। फिर अभी पश्चिमी पुष्कर द्वीप में अभी 8वीं, 25वीं, 9वीं, 24वीं विजय में कौन से विहरमान है? तो 17, 18, 19, 20। तो 8वीं विजय में वीरस्वेंद्र स्वामी जी होंगे। 25वीं 25 में महाभद्र स्वामी जी, महाभद्र स्वामी जी होंगे। 9वीं विजय में देवयश स्वामी जी, श्री अजीत वीर स्वामी जी। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि पुष्कर द्वीप, पूर्वी पुष्कर द्वीप की 9वीं विजय में कौन से तीर्थ विहरमान मौजूद है? तो बोलना पड़ेगा 15वें श्री ईश्वर स्वामी जी। इसमें से प्रश्न आएंगे, आपको इसको पक्का करना है। अर्ध पुष्कर द्वीप में कितने मेरु पर्वत है एवं वे कितने ऊंचे हैं? ये जो यहाँ पर जो है 2 मेरु पर्वत होंगे। 2 महाविद्य क्षेत्र है, तो वहां दोनों महाविद्य क्षेत्र में 2 मेरु पर्वत होंगे और उनकी लंबाई कितनी होगी? 85,000 योजन की होगी। वहां पे भी ऊंचे है दी ऊंचाई है ये तो। हाँ, ऊंचाई है। लंबे कितने होंगे? 85,000 योजन ऊंचाई होंगे। लंबा तो नहीं दिया हुआ। लंबाई नहीं, ऊंचाई, हाँ, उनकी लंबाई ऊंचाई एक ही बात है। तो अच्छा। ऊंचे 85,000 ऊंचे होंगे। जम्बू द्वीप का जो मेरु पर्वत है वो कितने योजन का है? उसकी लंबाई कितनी है? 85 जम्मू द्वीप का 1 लाख है। हाँ, जम्बू द्वीप का 1 लाख है। बाकी का यहाँ पे दातकी खंड में 85,000 योजन का है। साढ़े चार। और हाँ। पुष्कर द्वीप में भी 85,000 योजन के मेरु पर्वत है। ऐसे कुल मेरु पर्वत कितने हुए हैं? 5। 5। अब आएगा समय क्षेत्र। समय किसे कहते हैं? काल के ये तीनों ही सूक्ष्म, लोग को कवर करते हैं ना? हाँ मेरू पर्वत तीनों लोक में आता है ना? तीनों लोक को कवर करता है ये। हाँ, की ऊंचाई ज्यादा है ना इसकी। अपना हाँ, जो जम्बू द्वीप की जो मोटाई है, यानी तिरछा लोक की जो मोटाई है वो 1800 योजन 1800 की है। योजन ही है हाँ, तो इसीलिए। 900 योजन के ऊपर तो ऊर्ध्व लोक शुरू हो जाता है। तो मेरु हाँ। पर्वत जो है तीनों लोक को स्पर्श करता है। समय किसे कहते हैं? काल के सूक्ष्मतम अंश को समय कहते हैं। समय क्षेत्र किसे कहते हैं? जिस क्षेत्र में समय, मुहूर्त, घंटा, दिन, रात, मास, वर्ष आदि का व्यवहार होता है, उस क्षेत्र को समय कहते हैं, समय क्षेत्र कहते हैं। जहाँ पर दिन रात का व्यवहार होता है उसे समय कहेंगे। और दिन रात, मास, वर्ष आदि का जो व्यवहार होता है वो समय क्षेत्र में ही होता है। ये कितना बड़ा है? समय क्षेत्र कितना बड़ा है? समय क्षेत्र 45 लाख योजन का लंबा चौड़ा गोल है। 45 लाख योजन में द्वीप समुद्र कितने आए हुए हैं? तो 45 लाख योजन में 2.5 द्वीप एवं 2 समुद्र आए हुए हैं। तो द्वीप कौन से होंगे? पहला होगा जम्बू द्वीप, फिर दूसरा है दातकी खंड, अर्ध पुष्कर, अर्ध पुष्कर, तीसरा है अर्ध पुष्कर। ये 2.5 द्वीप हो गया। ये आधा है, यानी आधा पुष्कर द्वीप है। तो तो ये 2.5 द्वीप हो गया। द्वीप 2.5 द्वीप है। ये कुल मिलाकर 2.5 द्वीप हुए हैं। और समुद्र कितने होंगे? 2 समुद्र होंगे, लवण समुद्र और लवण से कालो धदी समुद्र। कालो दरी। 2 समुद्र, ठीक है। 45 लाख योजन का गणितीय योग कैसे घटित होगा? यानी इसको 45 लाख योजन को कैसे घटित करेंगे? इन सबको मिला के घटित करना पड़ेगा। जम्बू द्वीप जो है 1 लाख 1 योजन लाख का है। योजन। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है। लवण समुद्र कितना लाख योजन का है? 2 2 लाख। लाख योजन। फिर दातकी 4 खंड लाख योजन। 4 लाख योजन का है। कालो दरी समुद्र 8 लाख 8 योजन लाख। का। 8 लाख योजन 8 लाख योजन का चौड़ा है। एक किनारे से दूसरे किनारे तक चौड़ाई का गणित योग कैसे ये पूरा मिलाएंगे तो 45 लाख योजन का हो जाएगा। यानी यहाँ पे अगर ये एक छोर है और ये एक छोर है, यानी
पुष्कर द्वीप का एंडिंग पॉइंट यहाँ पे और यहाँ पे पुष्कर द्वीप का, बीच में आएगा जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप कितने लाख योजन का है? 1 लाख योजन का। उसके बाद आएगा लवण समुद्र। लवण समुद्र कितने लाख योजन का? 2 लाख योजन। फिर फिर खाकी आएगा खंड दातकी कंड, 4 लाख योजन का दातकी कंड आएगा। फिर काला समुद्र आएगा 8 लाख 4 योजन का। 8 लाख योजन का। फिर फिर आएगा पुष्कर आएगा। पुष्कर 8 द्वीप। लाख। ठीक है, इस साइड वापस क्या आएगा? जम्बू द्वीप यहाँ पे क्या होगा? लवण समुद्र। ये कितना होगा? 2 लाख योजन का। फिर आएगा घाटी खंड। दातकी कंड आएगा तो वो 4 लाख योजन का दातकी कंड आएगा। फिर आएगा कालोदधी समुद्र 8 लाख 8 लाख योजन। का। फिर ये अर्ध पुष्कर 8 लाख। 8 लाख। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा? पूरे 45 लाख योजन आ जाएंगे। ये गणित समझ में आया सबको? हाँ सर, आगे। मतलब बीच में सेंटर में एक ले लिया ना जम्बू द्वीप, हाँ, बाकी सब 2-2 डबल डबल होते चले गए तो वो 45 हो गया। हाँ, तो लवण समुद्र पूरा ऐसा आया हुआ है ना। बीच में जम्बू द्वीप हो गया। हाँ, बाकी 2 लाख यहाँ पे 2 लाख योजन का लवण समुद्र थे। इस साइड भी लवण समुद्र है, इस साइड भी लवण समुद्र है, तो 2 लाख लेना पड़ेगा। फिर 4 लाख दातकी कंड का, फिर 8 लाख कालोदधी समुद्र का। इस दोनों साइड है ना कालोदधी समुद्र। तो एक छोर से दूसरे छोर तक अपन काउंटिंग गिनेंगे तो पूरा मिला के 45 लाख योजन का हो जाएगा। ठीक है। समय क्षेत्र में कर्मभूमि क्षेत्र कितने हैं? किस द्वीप में कितने कितने हैं? यानी अड़ई द्वीप में 15 कर्मभूमि क्षेत्र है, 5 5 भरत, 5 ऐरावत, 5 महाविद्य क्षेत्र। समय क्षेत्र में अकर्मभूमि क्षेत्र कितने हैं? 5 देवकुरु, 5 उत्तर कुरु, 5 हरिवास, 5 रम्यकवास, 5 हेमत और 5 हिरण्यवत। और इसमें कुल मनुष्य क्षेत्र कितने होंगे? 101 मनुष्य। 101 15 कर्मभूमि, 30 अकर्मभूमि और 56 अंतर्द्वीप। 101 मनुष्य क्षेत्र होंगे। फिर अड़ई द्वीप में विजय कितने हैं? 32 विजय। 160 विजय जम्बू द्वीप के, 32 विजय जम्बू द्वीप के हैं, 64 विजय दातकी कंड में और 64 विजय अर्ध पुष्कर द्वीप में। ऐसे कुल विजय कितने होंगे? 160 विजय। 160। अड़ई द्वीप के 45 लाख योजन के क्षेत्र में गर्भज मनुष्यों की संख्या कितनी हो सकती है? मनुष्य 29 तक का क्षेत्र में सम्मान। गर्भज मनुष्यों की संख्या जो है 29 अंक प्रमाण बताई गई है। यानी कुछ भी संख्या लिखेंगे तो 29 अंक तक जितनी संख्या होगी उतनी संख्या के मनुष्य बताए गए हैं। यानी ऐसा कुछ भी लिखते जाओ 8, 7, 5 ऐसे 29 अंक तक लिखेंगे। 29 अंक आ जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ज्यादा जैसे 29 अंक। 29 अंक तक कुछ भी अंक लिखेंगे ना, उस अंक तक जो है मनुष्य होंगे। इतने मनुष्य हो सकते हैं। अड़ई द्वीप के बाहर नहीं होने वाले पदार्थ कौन से हैं? गंगा। एक बार 29 का समझाना, क्या बताया आपने? 29 अंक प्रमाण यानी कुछ भी संख्या ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक उदाहरण दे रही हूँ, 8, 9, 7, 5, 6, 4, 3 ऐसे 29 अंक तक लिखते जाएंगे संख्या। अच्छा। एक एक नंबर लिखते जाएंगे। 29 जब तक 29 संख्या नहीं होती तब तक लिखते जाएंगे। तो 29 मतलब इनका कुल जोड़ 29 होना चाहिए। नहीं, कुल जोड़ नहीं, एक एक अंक मतलब लिखो कुछ भी। हाँ अभी एक नंबर हो गया, 1, 2, 3, ठीक 4, है। 5, 6, 7 ऐसे 29 अंक तक लिखते जाएंगे ना। जो हम्म। संख्या आएगी वो पूरा मिला के जो संख्या आएगी ना उस अंक प्रमाण मनुष्य होंगे। ओके। तो कितनी बन जाएगी एक्चुअल में ये? संख्याती होंगे, मनुष्य तो संख्याती है, असंख्यात तो है नहीं। तो इसकी गिनती भी टोटल ऐसे बोल नहीं सकते थे एग्जैक्टली इतने होंगे करके, लेकिन 29 अंक प्रमाण होते हैं मनुष्य। यानी 29 अंक जितने अगर अंक लिख दे उसको अगर गिनेंगे इतने करोड़, इतने लाख, इतने अरब ऐसे गिनेंगे तो वो 29 अंक तक गिनना पड़ेगा अपने को। समझ में आया? जी मेरे को नहीं आया अभी समझ में। 29 को कैसे हम मतलब अनकाउंटिंग कैसे हुआ मतलब इनका? ठीक है, अब लिखती जाऊंगी मैं 8, 9, 7, 6 ऐसे लिखती जाऊंगी। तो बार बार रिपीट करते जाएंगे? कोई भी रिपीट कर सकते हैं लेकिन 29 अंक आना चाहिए अपने को। 29 मतलब डिजिट है, जैसे संख्या जैसे 194 होती है ना। 1 करोड़ में कितने होते हैं? 1 करोड़ में 12, 21, 22, 1, 1000, 10 लाख, 10 7 लाख, करोड़, 0 आती है, 8 ही होते हैं। 8 हो। 8
ये 1 2 3 4 5 6 7 8 8 अंक आए ना इसमें। ऐसे हम्म। 30 अंक जब तक आएंगे उतने जो होंगे मनुष्य होंगे। इसमें ओके। 8 अंक आ गए करोड़ में। हम्म वैसे ही 29 अंक में उसको कैसे गिनेंगे, खरब अरब जैसे गिनती करेंगे तो 29 हम्म। अंक तक जो है उतने मनुष्य हो सकते हैं। ओके समझ में आया? जी। बाड़ेज के बाहर नहीं होने वाले पदार्थ कौन से हैं? गंगा आदि नदियों की तरह शाश्वत नदियां, पद्मद्रा आदि की तरह शाश्वत ग्रह, सरोवर, पुष्करावर्त जैसे कुदरती मेघ, मेघ की स्वाभाविक गर्जना, बादर अग्नि, सूक्ष्म अग्नि तो सर्वव्यापक है लेकिन बादर अग्नि नहीं रहेगी, तीर्थंकर, चक्रवर्ती आदि 63 श्लाघनीय पुरुष, मनुष्य का जन्म मरण, समय, आवलिक का मुहूर्त, संवत्सर आदि काल, और उत्सर्पिणी अवसर्पिणी, ग्राम, नगर, चंद्र, सूर्य आदि का परिभ्रमण, इंद्रधनुष आदि आकाश उत्पात सूचक चिन्ह, ये सर्व वस्तुएं अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं होती है। यानी ये सब चीजें जो है अढ़ाई द्वीप के बाहर नहीं होती है। चंद्र सूर्य स्थिर होने से ग्रहण नहीं होते हैं, और चंद्र की किरणें शीत लेशा युक्त, सूर्य किरणें मंद कृष्ण लेशा युक्त है, परंतु अति सुखदायक होती है। यानी वहां पे ग्रहण भी नहीं होंगे क्योंकि वहां पर जो सूर्य और चंद्र है वो स्थिर रहते हैं। जहाँ चंद्र और सूर्य अचर होते हैं यानी चलते रहते, चर होते हैं, जहाँ चलते रहते हैं वहीं पर जो है सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण हो सकता है। यहाँ पर जो है अढ़ाई द्वीप के बाद जो है सूर्य और चंद्र वो स्थिर रहते हैं, वो चलते नहीं है, वो घूमते भी नहीं है, इसलिए वहां पर जो है चंद्र के ग्रहण या बाहर सूर्य ग्रहण। अढ़ाई द्वीप के बाहर क्या है? अढ़ाई द्वीप के बाहर असंख्यात द्वीप, असंख्यात समुद्र जिसमें तिर्यंश जीव रहते हैं, मनुष्य नहीं रहते हैं। यानी अढ़ाई द्वीप के बाहर क्या है? असंख्यात द्वीप है और असंख्यात समुद्र है, उसमें कौन रहते हैं? तिर्यंश रहते हैं। बिलियन सभी प्राणी द्वीप के बाहर परकोटा बना हुआ है, यानी सभी द्वीपों और समुद्र के बाहर क्या बना है? परकोटा बना हुआ है, जिसकी ऊंचाई 8 योजन की होगी, चौड़ाई 12 योजन मूल में होगी, 8 योजन मध्य में होगी, 4 योजन ऊपर में चौड़ाई होगी। यानी सभी जगह ऐसे कंपाउंड बना हुआ है, परकोटा बना हुआ है, जिसकी चौड़ाई जो है, जिसकी ऊंचाई 8 योजन रहेगी, और नीचे जो चौड़ाई है 12 योजन रहेगी, मध्य में आते आते चौड़ाई उसकी 8 योजन मध्य में रह जाएगी और 4 योजन ऊपर में चौड़ा रहेगा। यानी जो कंपाउंड दीवार बनी हुई है वो 12 योजन या नीचे चौड़ाई रहेगी, फिर यहाँ घटती घटती जो है बीच में 8 योजन रहेगी, ऊपर जो है 4 योजन की रह जाएगी। ये हो गया अपना समय क्षेत्र। आगे वहां ज्योतिष पर करेंगे। जय जी ने वहां कोई पर डाउट? मनुष्य नहीं है, वहां पर नहीं मनुष्य तो नहीं है, नहीं अड़े है। द्वीप के बाहर मनुष्य नहीं है, तो वो नहीं। परकोटा वगैरह मतलब कैसे? द्वीप के अंदर पानी वगैरह नहीं आया, इसलिए उसकी सीमा को अगर तय करना हो तो कैसे करेंगे? इसलिए कंपाउंड हो सकता है। जैसे मेरा घर है, मेरे घर के बाहर कंपाउंड रहेगा तो वो रहेगा कि घर मेरा है या कुछ भी ऐसे। द्वीप के अंदर पानी वगैरह नहीं आएगा, या द्वीप की सीमा को तय करेगा। कंपाउंड होगा तो द्वीप की सीमा को तय कर देगा कि ये इतना द्वीप है और इतना समुद्र है, समुद्र के बाहर भी परकोटा रहेगा, तो उसकी सीमा को तय करने के लिए ये परकोटा हो सकता है। अच्छा ठीक है, अब ठीक नेक्स्ट है। लघु। हाँ, इसमें कोई डाउट है किसी को? हाँ, पिछली कक्षा में कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे कि महर्दिक, वेलंदर देव, ये सब कौन सी जाति के देव है? जो वे सब देव है वाणवंतर जाति के देव है, कौन से वाले? वाणवंतर जाति के देव है। नहीं, कौन किसने से देव? महर्दिक हाँ देव वो सब बोला था ना पिछली कक्षा में? तो वहां पर जो है वो देव कौन सी जाति के हैं? वाणवंतर जाति के देव है। लवण समुद्र में जो वेलंदर देव के बारे में बोला था, वेलंदर, अनुवेलंदर, ये सब देव वहां पे पर्वत होते हैं, उनके जो मालिक होते हैं वेलंदर देव, अनुवेलंदर देव, ऐसे देव होते हैं। वे सब देव जो है वाणवंतर जाति के देव होते हैं। और पाताल कलश में भी जो देव महर्दिक देव है, पाताल कलश का देव जो है महर्दिक देव है, उस वो भी जो है वाणवंतर जाति का ही देव होता है। ये बुक और में कोई है क्या? डाउट? हाँ, महर्दिक देव ये बुक का कभी क्वेश्चन है? तो आपको मानवेंद्र में जानकारी पाए तो थे। दो, बुक में नहीं है, बुक हाँ, में नहीं है, जो सिलेबस में बुक में है वही आपको करना है। और छोटे हाँ, पाताल कलश में मैंने कल थोड़ा गलत बोल दिया था, इसमें जो है 1000 योजन लंबाई है
और 1000 योजन की चौड़ाई रहेगी। यहाँ पर जो है 100 योजन रहेगा। इसका मुख और तल जो है 100 योजन का रहेगा। इसकी मोटाई जो है 10 योजन की रहेगी। हम्म, ठीक है। ठीक है सर। हाँ, अब लघु दंडक के बारे में। लघु दंडक में पिछली कक्षा में ज्ञान अज्ञान के बारे में जाना था। ज्ञान किसे कहते हैं, अज्ञान किसे कहते हैं, और ज्ञान अज्ञान के भेद कितने होते हैं, इसके बारे में जाना था। आज अपने ना ज्ञान अज्ञान और उपयोग पर दोनों साथ में कर लेंगे। उपयोग किसे कहते हैं, जीव अजीव का सामान्य परिज्ञान या जानकारी होना उपयोग कहलाता है। यानी जीव को जो जानकारी होती है, जीव अजीव का सामान्य जो परिज्ञान होता है यानी जानकारी होती है, उसे उपयोग कहते हैं। और दी उपयोग के पेज नंबर बताओ कौन सा करवा रहे हो? 60 पेज नंबर 60 58 है ना? 60 58 और 60 दोनों को मिला के करेंगे। अभी उपयोग द्वार जो है वो 60 पेज नंबर पे है। उपयोग के बारे में जो बोल रही हूँ, उपयोग के 12 भेद है। 5 ज्ञान। हाँ, ये बीच के हो गए क्या? 15-16 हो गए क्या? नहीं करवा लूँ, वो दोनों साथ में करवाएंगे। 15 और 17 द्वार दोनों साथ में करेंगे। ज्ञान अज्ञान और उपयोग अच्छा उनको साथ में करेंगे। 15वां द्वार ज्ञान अज्ञान द्वार है और 17वां द्वार उपयोग द्वार है। तो दोनों द्वार को साथ में करवाऊंगी। तो 17वां द्वार क्या है, इसमें ज्ञान उपयोग द्वार। अज्ञान, हाँ 5 ज्ञान भी आ गए, 3 अज्ञान भी आ गए और 4 दर्शन आएंगे। उपयोग 12 है, तो 12 उपयोग में 5 ज्ञान भी आएंगे, 3 अज्ञान और 4 दर्शन आएंगे। तो अपन 15वां जो द्वार है उसमें ज्ञान अज्ञान के बारे में जानेंगे। तो ज्ञान अज्ञान वो भी सेम आएगा, यहाँ पे उपयोग में भी वही आएगा सेम। तो यहाँ पे सिर्फ दर्शन को ऐड करना पड़ेगा। उपयोग में ज्ञान अज्ञान तो सेम रहेगा, दर्शन एक्स्ट्रा आएगा, तो फिर उसको ऐड करेंगे तो कुल आ जाएगा। तो नरक और देवता में 15वां द्वार जो है उसमें ज्ञान अज्ञान रहेगा। ज्ञान अज्ञान दर्शन और यहाँ पे कुल उपयोग। ठीक है, तो उपयोग द्वार भी हो जाएगा अपना और ज्ञान अज्ञान द्वार भी हो जाएगा। ये तो 17 में तीनों हो जाएंगे दी। हाँ, 17 में तीनों आ जाएंगे, ज्ञान अज्ञान और दर्शन ठीक है। तीनों। इसलिए दोनों साथ में करवा रही हूँ मैं। ठीक है। तो नरक और देवता में हम्म, कितने ज्ञान होंगे? 3 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन। दर्शन भी 3 भी होंगे। पंचेंद्रिय है तो चक्षु दर्शन है, और अचक्षु दर्शन तो सबको रहेगा ही। और अवधि ज्ञान है तो अवधि ज्ञान या विभंग ज्ञान है तो अवधि दर्शन रहेगा ही। 3 दर्शन होंगे। तो कितने हुए कुल उपयोग, कितने होंगे? 9 9। 9। फिर 15 परमाधर्मी और 3 किल्बिषी। इनको अलग से क्यों लिया, देवता में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये नीचे उसके होते हैं ना, थोड़ा इनको अज्ञान मिथ्यात्व भी होते हैं। हाँ, ये एकांत मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए इनको अलग से लिया गया है। तो इनमें ज्ञान होगा क्या? एकांत मिथ्या नहीं दृष्टि होगा, तो ज्ञान नहीं नहीं होगा। होगा। अज्ञान कितने हो गए? 3, 3। और और वो भी दर्शन 3 3। उपयोग कुल 6 होंगे। हम्म, समझ में आ रहा है सबको? जी। आगे चले। हाँ, फिर 5 अनुत्तर विमान में, 5 अनुत्तर विमान को भी अलग से क्यों लिया है? क्योंकि यहाँ पर ये जो है एकांत मिथ्या दृष्टि है। 5 अनुत्तर विमान वाले जो देवता होते हैं वो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है। तो दी इनमें ज्ञान मिथ्या दृष्टि नहीं होते। से अच्छा। मिथ्या मतलब सम्यक दृष्टि होते हैं, हाँ, एकांत सम्यक दृष्टि होते हैं 5 अनुत्तर विमान वाले। हाँ तो जी, इनमें मिथ्या ज्ञान और 3 3 होते, अज्ञान अज्ञान नहीं होता उनमें। अज्ञान नहीं रहेगा, क्योंकि मिथ्या दृष्टि नहीं है तो अज्ञान नहीं हाँ, है। तो फिर संपत्ति। दर्शन 3 होगा। कुल उपयोग कितने होंगे? 6। 3 6। 6। फिर आएगा तिर्यंश में, 5 तिर्यंश में, छोड़ को तिर्यंश में 5 स्थावर में दी इनका ना खुलासा करके बता दो तो ज्यादा और अच्छी तरह क्लियरिटी हो जाएगा। कौन सा? जैसे भी हमने जैसे यहाँ पर 3 ज्ञान लिए, 3 अज्ञान लिए, 3 दर्शन लिए हैं, तो 3 उसके। ज्ञान यानी मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि ज्ञान रहेगा ठीक है। पहले। हाँ, तो अज्ञान भी 3 ही रहेंगे, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और अवधि अज्ञान यानी विभंग ज्ञान। तो मति 3 ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान और विभंग ज्ञान या अवधि अज्ञान बोल सकते हैं। 3 अज्ञान होगा तो पहले के 3 होंगे।
मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान होगा। और 3 दर्शन होंगे तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन होगा। ठीक है। अब परमाधार में तो 3 अज्ञानी हो गए तो मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान होगा। और दर्शन 3 होंगे तो चक्षु, अचक्षु और अवधि दर्शन होगा। और अनुत्तर विमान में 3 ज्ञान होगा क्योंकि सम्यक दृष्टि है। तो 3 ज्ञान कौन से हैं? मति मति, ज्ञान, श्रुत, ज्ञान और अवधि अवधि ज्ञान। ज्ञान। नारकी और देवता में तो अवधि ज्ञान होता ही है। तो अवधि ज्ञान के साथ में मति शुद्ध तो कंपलसरी रहेगा ही। तो मति शुद्ध ज्ञान या अज्ञान सभी जीवों में कंपलसरी रहेगा ही। जब तक केवली नहीं बनेंगे तब तक मति शुद्ध तो सब में रहेंगे ही। या तो ज्ञान रहेगा या अज्ञान रहेगा। और तो नारकी दो ही और ज्ञान रहेंगे ना, मति और श्रुत। मति शुद्ध तो सब में रहेंगे, सभी जीव में हाँ, 2 रहेगा ही। ज्ञान। हाँ। वो तो मूल में सब में रहेंगे ही। हम्म। लेकिन नारकी और देवता है तो वहां पे अवधि ज्ञान भी रहेगा। तो अवधि ज्ञान रहेगा या अज्ञान, मिथ्या दृष्टि है तो अवधि अज्ञान रहेगा। ठीक है। हम्म। अब आगे कराओ। हाँ जी, 5 करवाइए। 5 स्थावर में 5 स्थावर में क्या होगा? ज्ञान नहीं रहेगा। ये मिथ्या दृष्टि होते हैं 5 स्थावर, तो ज्ञान नहीं रहेगा। अज्ञान भी होगा तो मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान, ये 2 अज्ञान होंगे। और दर्शन कितने होंगे? चक्षु होगा। दर्शन। अचक्षु दर्शन। ये केंद्रीय है ना, इनकी आंखें है नहीं तो चक्षु दर्शन होगा नहीं। अचक्षु दर्शन एक ही होगा। तो कुल उपयोग होगा 3। तो एक अचक्षु दर्शन रहेगा। अचक्षु दर्शन रहेगा। चक्षु दर्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि चक्षु है नहीं ना, 5 स्थावर है तो इनमें सिर्फ एक स्पर्शनेंद्रिय ही है, चक्षु इंद्रिय है नहीं। तो एक स्पर्शनेंद्रिय है तो उससे जो है वो अचक्षु दर्शन हो सकता है। ठीक है। अचक्षु दर्शन। हाँ सर। हाँ, जो फीलिंग होती है वो अचक्षु दर्शन ही है। स्किन अच्छा। से जो टच होता है, हम्म। टच करके जो फीलिंग होती है वो अचक्षु दर्शन वाला ज्ञान है। बेंद्र और तेंद्र में प्रथम 2 यानी बेंद्र और तेंद्र में 2 ज्ञान। यहाँ पे 2 ज्ञान हो सकता है, 2 अज्ञान है। 2 ज्ञान भी कब होगा? जब बेंद्र और तेंद्र अपर्याप्त अवस्था में रहते हैं। कोई सम्यक दृष्टि जीव मरकर अगर बेंद्र और तेंद्र में आके उत्पन्न हो गया तब उस समय उसको सम्यक दृष्टि हो सकती है। तो उस समय मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान हो सकता है। यानी अपर्याप्त अवस्था में बेंद्र तेंद्र में 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और दर्शन एक अचक्षु दर्शन ही रहेगा क्योंकि इनके भी आंखें तो है नहीं। और अवधि ज्ञान है नहीं तो अवधि दर्शन होगा नहीं, केवल ज्ञान है नहीं तो केवल दर्शन होगा नहीं, सिर्फ एक दर्शन होगा, अचक्षु दर्शन। तो इनके उपयोग कितना होगा? 5। कुल उपयोग कितना? 2 + 2 4 + 1 5 उपयोग। ठीक है। मतलब विकलेंद्रिय में मतलब 2 ज्ञान हो गया, मति और श्रुत तो सभी में हो गया। और अज्ञान मतलब 2 हो गया कि वो मिथ्या उनको। 2 ज्ञान होंगे। अपर्याप्त हम्म। अवस्था में होंगे तब 2 ज्ञान, 2 अज्ञान होंगे। पर्याप्त होते ही तो अज्ञान ही रहेंगे। कोई सम्यक दृष्टि जीव अगर मरकर यहाँ पे आकर उत्पन्न हो रहा है बेंद्र और तेंद्र में तो वो सम्यक हो सकता है, वो भी थोड़ी देर के लिए, अपर्याप्त अवस्था तक की रहेगा। तो 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और एक अचक्षु दर्शन, इस प्रकार 5 उपयोग होते हैं। 5 उपयोग। चौरेंद्रिय में और असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में, इसमें भी इनमें 2 ज्ञान। भी 2 ज्ञान होंगे। वैसे ही 2 जैसे बेंद्र तेंद्र में कहा था वैसे ही यहाँ पे कहना है चौरेंद्र और असन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में भी 2 ज्ञान होंगे, 2 अज्ञान होंगे। और दर्शन यहाँ पे यहाँ के चौरेंद्र है तो आंखें आ तो गई, आंखें हो जाती है ना, चौथे में तो आंखें आ जाती है। आंखें आ जाती तो चक्षु और अचक्षु 2 दर्शन होंगे। तो कुल उपयोग होंगे 2 + 2 + 2 6। चक्षु को मतलब इंद्रिय में लिया गया, स्पर्श इंद्रिय का गिना गया है। चक्षु दर्शन यानी आंखों से जो भी देखते हैं वो चक्षु दर्शन। नहीं, अचक्षु को स्पर्श इंद्रिय में लिया गया। अक्षु अचक्षुक होता है ना, दूसरी जो भी इंद्रियों से अपना जो ज्ञान होता है, सूंघ के जो ज्ञान होगा अच्छा। उसको अचक्षु दर्शन मिलेंगे। फिर सन्नि तिर्यंच पंचेंद्रिय में जैसे चक्के जो ज्ञान होता है वो भी अचक्षु दर्शन ही है। चखने से या कुछ हाँ, टच हो वो तो इंद्रियों से जो पता चलता हाँ, आंखों के अब सिवाय जो दूसरी इंद्रिया है उनसे जो भी ज्ञान होने वाला अचक्षु दर्शन। है। कान से सुन के भी होता, कान से सुनने से भी वो ज्ञान ही होगा तो उसको क्या बोलेंगे? अचक्षु दर्शन ही बोलेंगे।
तो चक्षु दर्शन यानी चक्षु के अलावा जो दूसरी इंद्रिया है, बाकी की 4 इंद्रियों से जो भी अपने को महसूस हो रहा है वो सब अचक्षु दर्शन है। शनि तिर्यंच पंचेंद्र में पहले 3 यानी यहाँ में मति, शुद्ध और अवधि ज्ञान तीनों हो सकते हैं, और यहाँ पे अज्ञान भी तीनों हो सकते हैं, मति अज्ञान, शुद्ध अज्ञान और विभंग ज्ञान, यानी इनको भी विभंग ज्ञान हो सकता है। शनि तिर्यंच पंचेंद्र को अवधि ज्ञान भी हो सकता है, अवधि अज्ञान भी हो सकता है, यानी विभंग ज्ञान भी हो सकता है। और दर्शन कितने रहेंगे? 3। हाँ, अवधि ज्ञान है तो 3 दर्शन रहेंगे, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन। तो कुल कितने उपयोग? 9 उपयोग। फिर मनुष्य में असन्य मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप, असन्य मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप में ये मिथ्या दृष्टि होते हैं। असन्य मनुष्य और लड्डू 56 मिथ्या दृष्टि होते हैं। लक्ष्य फोन म्यूट रखे साथ, कोई भी पीछे से आवाज नहीं करे। ज्ञान यहाँ पे जो है मिथ्या दृष्टि होते हैं, असन्य मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप जो है मिथ्या दृष्टि होते हैं, तो यहाँ पे ज्ञान नहीं रहेगा। अज्ञान कितने होंगे? 2 अज्ञान होंगे। इनमें क्या है? अवधि ज्ञान नहीं, अवधि अज्ञान या विभंग अज्ञान नहीं हो सकता है, तो फिर कितने होंगे? अज्ञान 2 होंगे। दर्शन कितने होंगे? 2 होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। कुल उपयोग होंगे 4। असन्य मनुष्य और 56 अंतर्द्वीप मिथ्या दृष्टि होते हैं, इसलिए ज्ञान नहीं होगा है, और अज्ञान 2 होगा, मति अज्ञान और शुद्ध अज्ञान। और दर्शन भी 2 होंगे, चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन। कुल उपयोग होंगे 4, 2 और 2 4 उपयोग। फिर 30 अकर्म भूमि मनुष्य में, 30 अकर्म मनुष्य में 2 ज्ञान होगा। यहाँ पे अकर्म मनुष्य जो है सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं, इसलिए 2 ज्ञान होंगे, 2 अज्ञान होंगे, और दर्शन कितने होंगे? 2 ही होंगे। तो कुल उपयोग होगा 6। 30 अकर्म भूमिज मनुष्य में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। सम्यक दृष्टि है तो 2 ज्ञान और 2 दर्शन होगा, और मिथ्या दृष्टि है तो 2 अज्ञान और 2 दर्शन। समुच्चय में ले रहे हैं, इसलिए 2 ज्ञान, 2 अज्ञान और 2 दर्शन, इस प्रकार 6 उपयोग होंगे। कर्म भूमिज सन्नी मनुष्य में, कर्म भूमिज मनुष्य में यहाँ पे कितने ज्ञान होंगे? 5 ज्ञान हो सकते हैं, क्योंकि कर्म भूमिज मनुष्य को केवल ज्ञान भी हो सकता है और मन पर ज्ञान भी हो सकता है। मन पर ज्ञान किसको होता है? साधु को ही होता है। तो साधु को ही मन पर ज्ञान हो सकता है, साध्वी को नहीं होता है। फिर भी कर्म भूमिज मनुष्य में 5 ज्ञान पाए जाते हैं। जैसे मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि अवधि ज्ञान, ज्ञान, मन ज्ञान, पर ज्ञान, केवल ज्ञान। 5 ज्ञान हो सकते हैं कर्म भूमिज मनुष्य में। अज्ञान कितने होंगे? 3। कौन कौन से? इसलिए मति अज्ञान, शुद्ध ज्ञान और विभंग ज्ञान, 3 अज्ञान हो सकते हैं। पहले 3 होंगे मतलब? 3 ही है, अज्ञान तो 3 है ना। अच्छा, हाँ, केवल ज्ञान और वो तो शुद्ध है। ज्ञान में आएगा वो तो, मन पर ज्ञान और केवल ज्ञान तो ज्ञान में आएगा। अज्ञान तो 3 ही से। और दर्शन कितने होंगे? 4 दर्शन हो सकते हैं। चक्षु दर्शन, चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। केवल ज्ञान है तो केवल दर्शन भी आएगा ही। तो इस प्रकार 12 उपयोग होते हैं। कर्म भूमिज मनुष्य में 5 ज्ञान होंगे, 3 अज्ञान हो सकता है, 4 दर्शन, इस प्रकार कुल मिलाकर 12 उपयोग होते हैं। और सिद्ध भगवान में केवल ज्ञान और केवल दर्शन ही होते हैं, यानी 2 उपयोगी पाए जाते हैं सिद्ध भगवान में। ये हो गया अपना उपयोग द्वारा। तो ये 4 अवधि दर्शन में क्या बताया था? देखो दी, अवधि दर्शन वो कौन सा? कर्म भूमि सन्नी मनुष्य का 5 तो ज्ञान बताए थे, 3 अज्ञान बताए थे आपने, और दर्शन में क्या क्या लिया था? 4 चक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और अच्छा। केवल दर्शन। दर्शन 4 है ना, चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल दर्शन। ठीक है।